Assalamualaikum. This is Dr. Mohammed Shafi and you guys are watching Biochemistry. आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस टेस्ट। अब ये कौन से प्रैक्टिस टेस्ट है? देखो, ये वो प्रैक्टिस टेस्ट हैं जो बेसिकली पीएमसी ने 2022 के अंदर स्टूडेंट्स को दिए थे, इसलिए ताकि उनको ये आइडिया हो कि 2022 का जो एग्ज़ाम था वो बेसिकली तमाम बोर्ड्स को कंसीडर करके बनाया जा रहा था, नेशनल एमडी कैट टाइप चीज़ थी। तो क्योंकि तमाम बोर्ड्स को कंसीडर करते हुए एग्ज़ाम बनाया जा रहा था तो उन्होंने प्रैक्टिस टेस्ट दिया। इस प्रैक्टिस टेस्ट का मकसद क्या था? इस प्रैक्टिस टेस्ट का मकसद ये था कि ताकि बच्चों को इस बात से आगाह किया जाए कि भाई किस तरीके से एग्ज़ाम बन सकता है। अब सवाल ये होता है कि ये कितने प्रैक्टिस टेस्ट थे? ये तकरीबन कोई 5 के करीब प्रैक्टिस टेस्ट थे और इन 5 प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर बायोलॉजी का पोर्शन था, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का पोर्शन था। अब सवाल ये होता है कि ये 2022 के जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो आज कैसे इंपॉर्टेंट है, उसकी आज इंपॉर्टेंस क्या है? तो अगर मैं बात करता हूँ आज की इंपॉर्टेंस की, तो बेसिकली पीएमडीसी ने 2025 के अंदर ये अनाउंस किया है कि पीएमडीसी 2025 के अंदर जो अपना एमडी कैट लेने जा रहा है, ये एमडी कैट का जो क्वेश्चन बैंक है, तमाम सूबों को ये क्वेश्चन बैंक कौन देगा? तमाम सूबों को ये क्वेश्चन बैंक देगा पीएमडीसी, और इसी क्वेश्चन बैंक से आपका एग्ज़ाम बन रहा होगा। इसका मतलब ये है तमाम बोर्ड्स को कंसीडर करते हुए ये क्वेश्चन बैंक बनाया जा रहा होगा और इस क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस उठा के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अपने पेपर के अंदर इंक्लूड करेंगी। ठीक है, अब सवाल ये है कि भाई ये क्वेश्चन बैंक क्या वही है जो पीएमसी ने 2022 के अंदर दिया था? भाई 2022 के अंदर का जो क्वेश्चन बैंक था ना, वो बेसिकली पीएमसी ने बनाया था और बाद में पीएमसी पे कन्वर्ट हो गई थी पीएमडीसी के अंदर। तो जाहिर सी बात है पीएमडीसी के पास आज भी 2022 का डाटा तो मौजूद होगा, तो देयर आर चांसेस के हो सकता है उन क्वेश्चंस को ही वो यूटिलाइज करते हुए फिर आपके एमडी कैट 2025 के क्वेश्चन बैंक के अंदर इंक्लूड कर दें। माइट बी पॉसिबल और माइट बी नॉट। तो सवाल ये होगा कि क्या ये प्रैक्टिस टेस्ट इंपॉर्टेंट है? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे एग्जाम इससे बने या ना बने, बट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको एटलीस्ट इस बात का अंदाजा जरूर होगा कि किस तरीके से तमाम बोर्ड से क्वेश्चन बनाए जा रहे होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पीएमसी एमडी कैट 2022 का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 5। इस प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर भी 68 क्वेश्चंस हैं जो बायोलॉजी के यहाँ पे मौजूद हैं। इन तमाम क्वेश्चंस को हम डिटेल में एक एक क्वेश्चन को बहुत डिस्क्रिप्शन के साथ देख रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वायरस? पहला वायरस कौन सा था? दैट इज आइसोलेटेड एंड स्टडीड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कौन सा पहला वायरस था जिसको सबसे पहले अलग किया गया और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया गया? तो अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा आंसर है कि इवानोस्की ने जो टोबैको मोजाइक वायरस था उसको बेसिकली जो टोबैको मोजाइक डिजीज्ड प्लांट था उससे एक्सट्रैक्ट किया था और फिर हेल्दी प्लांट पे अप्लाई किया था। वो पूरा एक्सपेरिमेंट था। फिर स्टेनले आया था और स्टेनले ने टोबैको मोजाइक वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। तो इसका मतलब है पहला वायरस जो दुनिया में पढ़ा गया, आइसोलेट हुआ, वो कौन सा था? टोबैको मोजाइक वायरस था। तो आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द HIV जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम वायरल डैश। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन में दे रहा है फ्लो फ्रॉम वायरल डैश, डैश में यहाँ पे दे रहा है RNA टू DNA, DNA टू RNA, DNA टू RNA एंड RNA टू प्रोटीन। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जो HIV है ना, ये रेट्रो वायरस है, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस है, ये उसकी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली होता ही है कि DNA से RNA बनता है, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। बट अगर आप इस प्रोसेस को उल्टा कर दो, RNA से DNA बनाओ, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और क्योंकि HIV के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है तो इसके अंदर यही होता है कि आप वायरल RNA से DNA बना रहे हो। तो इसका मतलब है RNA टू DNA, ठीक है, RNA टू DNA हो गया और RNA टू प्रोटीन नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया एंड ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं।
अगले ऑप्शन में आपसे क्या कह रहा है, सही है, अगले ऑप्शन में कह रहा है, अगले अगले पार्ट में आपसे कह रहा है एंड यूज टू फॉर्म वायरल डैश, और क्या बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वायरल क्या बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली इसके अंदर आरएनए से आप डीएनए बना रहे हो, एंड देन फिर आप क्या बना रहे हो, इस आरएनए से इस डीएनए से आरएनए बनेगा, वायरल आरएनए बनेगा, और फिर अल्टीमेटली वायरस अपनी मर्जी का प्रोटीन बना रहा होगा। सो आंसर इज ऑप्शन ए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अच्छा अगला क्वेश्चन भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर ही है। तो कह रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैरिड आउट बाय रेट्रोवायरसेस इज द प्रोसेस बाय विच, अभी हमने पढ़ा कि हम आरएनए को कन्वर्ट कर रहे हैं डीएनए के अंदर, तो आरएनए कन्वर्ट हो रहा है डीएनए में, ठीक है, दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आप क्या कर रहे हो, आरएनए इंफॉर्मेशन इज कॉपीड इनटू द डीएनए, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आरएनए की डुप्लीकेशन नहीं हो रही, डीएनए की डुप्लीकेशन नहीं हो रही, डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट नहीं कर रहे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी आसान है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू अबाउट वायरसेस, ठीक है, नॉट ट्रू अबाउट वायरसेस। तो वायरसेस के बारे में क्या बात सही नहीं है, यानी कि आसान जबान के अंदर आपने फॉल्स स्टेटमेंट को ढूंढना है। अब फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन ए में कह रहा है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। अगर मैं वायरसेस की बात करूं तो वायरसेस सेल के अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है। वायरसेस ए सेलुलर हैं, बात बिल्कुल ठीक है। वायरसेस के पास अपना कोई सेल तो होता नहीं है, तो वायरसेस जब ए सेलुलर हैं तो अब वो अपने जो भी प्रोसेस है उसको करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, उसको करने के लिए बेसिकली सेल, जो होस्ट का सेल है उसकी मशीनरी को इस्तेमाल करेंगे। तो यूजेस होस्ट मशीनरी इज ऑल्सो द ट्रू स्टेटमेंट। आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा था तो ऑप्शन बी बचा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं होते, सेल के अंदर जाते हैं तभी रेप्लिकेट कर सकते हैं, खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकते, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम इज कॉल्ड, वही बात कि एनर्जी का डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट होना बायोलॉजिकल सिस्टम में पढ़ना क्या कहलाता है, तो इट्स बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, ये बहुत चैप्टर की पहली लाइन है, समझो, सही है। बायोकेमिस्ट्री नहीं होगा, बायोटेक्नोलॉजी नहीं होगा, बायोफिजिक्स भी नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एक्टिविटी इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट। पायरोवेट जो कि एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, कौन सी केमिकल एक्टिविटी हो रही है जिससे आप पायरोवेट को कन्वर्ट कर रहे हो एसिड एल्डिहाइड में, जो कि 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। तो आंसर तो वैसे ही यहीं पे आ गया कि पायरोवेट को एसिड एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एक कार्बन निकालना पड़ेगा, और कार्बन का निकालना क्या कहलाता है, डी कार्बोक्सिलेशन कहलाता है ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर पायरोवेट से एसिड एल्डिहाइड बनेगा थ्रू डी कार्बोक्सिलेशन, फिर इसमें रिडक्शन होगी और अल्टीमेटली इथेनॉल वगैरह बन रहा होगा। तो आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी आसान है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इन ग्लाइकोलिसिस द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इन्वॉल्व। ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, ये क्या है, फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, फॉस्फेट ऐड करना, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब अगर आप नोट करो, ग्लूकोज एक एल्डिहाइडिक शुगर है, एल्डोज शुगर है, और इसको आप सिंपली कन्वर्ट कर रहे हो कीटोज शुगर के अंदर, तो यहाँ पे आप सिंपल आइसोमराइजेशन कर रहे हो ना, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर आइसोमर्स, तो यहाँ पे आप आइसोमराइजेशन कर रहे हो। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो आइसोमराइजेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे मौजूद है, और इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी when terminal phosphate is lost। जब टर्मिनल फॉस्फेट निकलेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 7.3 किलो कैलोरी। किस मॉलिक्यूल से रिलीज होगी, हमें पता है एटीपी टूटता है और एटीपी से एक फॉस्फेट निकलता है और एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी के अंदर, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ गया। तो यहां से जो टोटल एनर्जी निकलती है दैट इज 7.3 किलो कैलोरी। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव टर्म फॉर एटीपी। अब ये क्वेश्चन बीसीक्यू है,
क्यों BCQ है? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ATP क्या है, हम जब भी शुगर को, 5 कार्बन वाली शुगर को, पेंटोज शुगर को नाइट्रोजनस बेस के साथ मिलाते हैं तो बनता है हमारे पास न्यूक्लियोसाइड। अब आप अगर गौर से देखो तो ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन मतलब पेंटोज शुगर यानी कि राइबोज शुगर, पेंटोज शुगर। यहाँ पे ATP के केस में क्या होगी? राइबोज शुगर होगी, 5 कार्बन वाली राइबोज शुगर होगी। राइबोज शुगर हो गई जो 5 कार्बन वाली है, और यहाँ पे बेस क्या मिलेगी? एडेनिन मिलेगी। सही है। अब ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। इसके अंदर अगर आप फॉस्फेट ऐड कर दो, फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर दो, तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। बट अगर आप नोट करो ATP के अंदर 3 फॉस्फेट लगे, कम से कम एक फॉस्फेट लगने पे न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, तो यहाँ पे 3 फॉस्फेट लगे, तो इसका मतलब है न्यूक्लियोटाइड तो नहीं होगा। न्यूक्लियोटाइड इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। सही है, न्यूक्लियोटाइड करेक्ट नहीं होगा। बट आगे आपसे क्या कह रहा है? राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। राइबोज शुगर है, न्यूक्लियोटाइड है, बिल्कुल न्यूक्लियोटाइड है, पेंटोज शुगर भी मिल रही है, बेस भी मिल रहा है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी आपको मिल रहा है। इनऑर्गेनिक तो नहीं, बेसिकली फॉस्फेट मिल रहा है। और कितने फॉस्फेट मिल रहे हैं? 3 फॉस्फेट मिल रहे हैं। इसका मतलब है ये बात तो ठीक है, अभी बेस्ट हमने ढूंढना है। ठीक है, राइबो न्यूक्लियोटाइड नहीं, ये आपको फॉस्फेट की क्वांटिटी नहीं बता रहा कितने फॉस्फेट लगे हुए हैं, तो ये इनकरेक्ट हो गया। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, किसी हद तक ये बात भी ठीक हो सकती है, बट अगर आप गौर से देखो तो यहां पे लिखा हुआ है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब पेंटोज शुगर और बेस, बात ठीक है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड तो है, पेंटोज शुगर और बेस भी मौजूद है। फिर यहाँ पे लिखा है ट्राइफॉस्फेट, बट यहाँ पे आपको ये नहीं बताया जा रहा कि कौन सी शुगर है। तो अगर आप बेस्ट ऑल्टरनेटिव देखोगे तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे राइबो, ये जो न्यूक्लियोसाइड है, ये आपको जो शुगर है उसके बारे में नहीं बताता है कि कौन सी शुगर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और इस क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी फॉस्फेट ग्रुप आर प्रेजेंट इन निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर एटलीस्ट एक फॉस्फेट होना चाहिए, तो ये डाइन्यूक्लियोटाइड है तो इसमें 2 फॉस्फेट तो होंगे, उसके अलावा भी कोई फॉस्फेट होगा। तो भाई ये टर्म तो हमें बताती है कि सिंपली आपके पास 2 फॉस्फेट तो हर हाल में होने चाहिए, बट आगे एक फॉस्फेट और भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है टोटल कितने फॉस्फेट हो गए? 3 फॉस्फेट हो गए। तो क्योंकि ये डाइन्यूक्लियोटाइड है तो 2 फॉस्फेट तो लाजमी मौजूद होंगे, और एक एडिशनल फॉस्फेट भी यहाँ पे मौजूद है, तो टोटल कितने फॉस्फेट हो गए? 3 फॉस्फेट हो गए। सो आंसर इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इफ एन mRNA कंसिस्ट ऑफ 150 न्यूक्लियोटाइड, अगर एक मैसेंजर RNA में कितने न्यूक्लियोटाइड है? 150 न्यूक्लियोटाइड है। देन हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स वुड बी प्रेजेंट इन द पॉलीपेप्टाइड विच इज इनकोडेड बाय दिस मैसेंजर RNA। अगर एक मैसेंजर RNA के अंदर 150 न्यूक्लियोटाइड है, तो कितने अमाइनो एसिड होंगे उससे बनने वाली प्रोटीन के अंदर? तो हमें पता है एक कोडॉन के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड आते हैं, और एक कोडॉन से एक अमाइनो एसिड बनता है। तो आसान जबान के अंदर अगर मेरे पास 150 न्यूक्लियोटाइड हैं, तो टोटल मतलब एक अमाइनो एसिड कितने कोडॉन से बनता है? एक अमाइनो एसिड कितने न्यूक्लियोटाइड से बनता है? 3 से। तो 150 को जब मैं डिवाइड करूंगा 3 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपल 50। तो आसान जबान के अंदर आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड दे रहा है और पूछ रहे कितने अमाइनो एसिड होंगे, तो आप क्या करो, जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड दे रहा है उसको डिवाइड कर दो 3 से, आपके पास आंसर आ जाएगा कि कितने आपके पास अमाइनो एसिड्स होंगे। सो आंसर इज ऑप्शन ए 50। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं ग्लूकोज एंड राइबोज। ठीक है, ग्लूकोज और राइबोज, ग्लूकोज 6 कार्बन वाली शुगर मोनोसेकेराइड, और राइबोज 5 कार्बन वाली शुगर या मोनोसेकेराइड, फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर व्हेन। हमें पता है 5 कार्बन और 6 कार्बन वाला जो मोनोसेकेराइड होता है वो पानी के अंदर एक्वस मीडियम में डिसॉल्व होने के बाद रिंग स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पायरेनोज और फ्यूरेनोज रिंग के अंदर। तो इसका मतलब है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं मोस्ट अबंडेंट, अब गौर से सुनना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक
कंपाउंड पूछ रहा है जो कि आपको सेल के अंदर मिलेगा, तो सबसे पहले वाटर आता है, बट दैट इज नॉट ऑर्गेनिक। फिर उसके बाद हमारे पास प्रोटीन आता है, सो आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है और आपसे कह रहा है द फाइब्रस प्रोटीन की बात कर रहा है, यहां आपसे ग्लोबुलर प्रोटीन की बात नहीं हो रही। इसी पीएमसी एमडीकैट पेपर के अंदर उन्होंने ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में भी पूछा था। इसका मतलब है दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइब्रस प्रोटीन जो है वो आपके पास इनसॉल्युबल होते हैं एक्वस मीडियम में, सो आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही ज्यादा जबरदस्त किस्म का सवाल है, क्योंकि इस सवाल में कह रहा है एटलीस्ट मिनिमम हाउ मेनी कार्बन आटम्स मस्ट बी फाउंड इन एन अमाइलोज स्टार्च। अमाइलोज स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है जो कि ग्लूकोज से मिलकर बनता है, और ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज खुद एक मोनोसेकेराइड है, इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, हमें पता है कि जब 2 मोनोसेकेराइड बनेंगे तो डाइसेकेराइड बनेगा, 2 से 10 के करीब मिलेंगे तो ऑलिगोसेकेराइड होगा, 10 से ज़्यादा मिलेंगे मोनोसेकेराइड तो बनेगा पॉलीसेकेराइड। तो एटलीस्ट 10 से ज़्यादा होने चाहिए, 11 भी हो सकते हैं और ऑनवर्ड भी चलता रह सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं मान के चलूँ मिनिमम 11 है और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं ग्लूकोज के अंदर 6 हैं, तो 6 × 11 मेरे पास आंसर आ जाएगा 66। एटलीस्ट मेरे पास कितने कार्बन होने चाहिए 66। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे और मेनी थाउजेंड लगा के आ जाएंगे, मेनी थाउजेंड नहीं हो सकता, एटलीस्ट की बात कर रहे हैं, मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम कितने होने चाहिए 66 होने चाहिए। बड़ा जबरदस्त किस्म का सवाल है, सो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ दीज सेल ऑर्गेनील आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल बनाने में किसका रोल है? तो प्लांट सेल वॉल बनाने में नो डाउट गोल्जी का रोल है, क्योंकि गोल्जी इस तरीके से वजाइकल फॉर्म करता है, देन दे यूनाइट, फ्रैग्मोप्लास्ट बनता है, सेल प्लेट बनती है, अल्टीमेटली फिर नई सेल वॉल बन रही होती है। तो आपके पास आंसर हो गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द प्रोटोप्लास्ट ऑफ अ प्लांट सेल। प्लांट सेल में से अगर आप क्या निकाल लो, सेल वॉल निकाल लो, तो पीछे जो बचेगा वो प्रोटोप्लास्ट होगा। तो उसमें क्या इंक्लूड नहीं है, सेल वॉल ही इंक्लूड नहीं है, सो आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है और ये रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है इन यूकैरियोटिक सेल वेयर आर द प्रोटीन फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लोकेटेड। आपसे सिंपल ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोटीन कहाँ पे हैं। तो हमें पता है ये आउटर मेम्ब्रेन है किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की, देन दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। तो आपको इनर मेम्ब्रेन में क्या मिलते हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोटीन्स मिलते हैं, बट यहाँ पे तो इतनी डिटेल में पूछा ही नहीं है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो सिंपल माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है और इन्हीं 5 पेपर्स में से रिपीट होने वाला है क्वेश्चन है विच ऑर्गेनील इज इनकरेक्टली मैच्ड विद इट्स फंक्शन। कौन सा ऑर्गेनील इनकरेक्टली मैच हुआ है इट्स विद इट्स फंक्शन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन दोनों होते हैं, और डार्क रिएक्शन के अंदर कार्बन फिक्सेशन होती है। इसका मतलब है ये करेक्ट मैच है। तो ये तो ये करेक्टली मैच है, आपने क्या बताना है, इनकरेक्ट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस करता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्या मतलब एटीपी वहां बनता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन सेल रिकॉग्निशन का काम करेगी, बिल्कुल। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आपके पास ये जो डिफरेंट तरह के ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड होते हैं, ये रिकॉग्निशन का काम कर रहे होते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। यार गोल्जी अपरेटस इंटरसेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर जो डाइजेशन है वो कौन करवाता है, वो लाइसोसोम करवाता है, वो गोल्जी नहीं करवाता। तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट और आपसे यही पूछा था, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन आपको कंप्लीटली यहाँ पे भी डिस्कस हो जाएगा और पिछले पेपर्स के अंदर भी हमने इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। कह रहे हैं विच इंटरैक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड बाइलेयर इन द वाटरी एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। वाटरी एनवायरनमेंट के अंदर आपको डिफरेंट सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन मिलती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो लिपिड बाइलेयर है ना, इसके लिए क्या इंटरैक्शन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब किस वजह से ये जो लिपिड की फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है ना वो मौजूद होती है। तो हमें पता है कि जब भी कोई नॉन पोलर चीज़ पोलर एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होती है तो वो खुद को इस तरीके से इंटरैक्ट करती है, खुद को इस तरीके से टर्न करती है या खुद को इस तरीके से अरेंज करती है, जिसके नतीजे में उनके दरमियान जो फोर्सेस है वो बैलेंस हो जाती है। आसान ज़बान के अंदर बस इतना समझ लो कि हमारे पास ये
एक फॉस्फोलिपिड की लेयर है, ये दूसरा फॉस्फोलिपिड की लेयर है। ये कुछ इस तरह से अरेंज होंगी कि इनकी जो टेल्स हैं ये एक दूसरे को फेस कर रही होंगी, और एक हेड आउटर एनवायरनमेंट को फेस करेगा, सेल के बाहर वाले एनवायरनमेंट को, और एक अंदर वाले एनवायरनमेंट को हेड फेस करेगा। और इनके दरमियान आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन मिलेगा, क्योंकि ये नॉन पोलर है। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, तो वहां भी आप इसे देख सकते हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग फ्रिमनेस एंड बॉक्स लाइक अपीयरेंस। तो पहले भी डिस्कस किया है कि जो बॉक्स लाइक अपीयरेंस है ना, बॉक्स का मतलब क्या है? प्लांट सेल वॉल की, जो प्लांट सेल की बेसिकली इस तरीके की अपीयरेंस होती है, किस वजह से होती है? सेल वॉल की वजह से होती है। सेल वॉल जो है वो बॉक्स लाइक शेप प्रोवाइड करता है, ऑल दो हमारे पास वैक्यूल फ्रिमनेस प्रोवाइड कर रहा होता है, बट यहाँ पे बॉक्स लाइक शेप का जिक्र है। तो बॉक्स लाइक शेप क्योंकि सेल वॉल नॉन लिविंग होती है और ये प्लांट सेल को एक बॉक्स लाइक अपीयरेंस दे रही होती है, तो सिर्फ सेल वॉल इज रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर द बॉक्स लाइक अपीयरेंस। सो आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स किसने डिस्कवर किया था? तो कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कहता है कि द रिफ्लेक्सेस, ठीक है, द रिफ्लेक्सेस सच एज वोमिटिंग, कफिंग एंड स्नीजिंग। ठीक है, डिफरेंट रिफ्लेक्सेस है, जैसे वोमिटिंग हो गया, कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, ये स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स हो गया। आर कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन कंट्रोल कर रहा है? पॉन्स। देखो पॉन्स नॉर्मली जो है वो ब्रीदिंग वगैरह को कंट्रोल कर रहा होता है, रिफ्लेक्सेस का यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, सेरेब्रम आपकी मेमोरी और इन सारी चीज़ों को देख रहा होता है, तो इसका मतलब है रिफ्लेक्सेस भी यहाँ से नहीं हो रहे होते हैं। सेरिबेलम की बात करता हूँ, मसल्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन करवाता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। मेड्यूला इज द राइट आंसर। मेड्यूला के अंदर ही सारे रिफ्लेक्सेस जो है वो कंट्रोल किए जा रहे होते हैं। वोमिटिंग हो गया, कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स हो गया, ये सब। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम which occur because of the disturbance of the supply of blood to the nervous system is called। ठीक है, अब ऐसा डिसऑर्डर जिसके अंदर ब्लड सप्लाई में डिस्टर्बेंस आ रही है नर्वस सिस्टम के, तो उसे आप क्या कह रहे हो? देखो मस्कुलर डिसऑर्डर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकता, ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। अब अगर आप देखो फंक्शनल डिसऑर्डर, फंक्शनल डिसऑर्डर के अंदर नॉर्मली फंक्शन के अंदर प्रॉब्लम आ रही होती है, हेडेक इसकी क्लासिकल एग्जांपल बन जाता है, तो इसका मतलब है ये भी नहीं होगा। वेस्कुलर डिसऑर्डर इज द राइट आंसर, क्योंकि ब्लड वेसल के अंदर या ब्लड सप्लाई के अंदर किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आ रहा है, तो दैट इज द वेस्कुलर डिसऑर्डर। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द डिसऑर्डर इन विच one or more muscle group faces the full loss of function is called। ठीक है, मसल काम ही नहीं कर रहा, उस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? देखो सिरोसिस लिवर में मेनली देखने को मिल रहा होता है, तो सिरोसिस नहीं होगा। एंजाइना सीवीएस का डिसऑर्डर है, ये भी नहीं होगा। एपिलेप्सी के अंदर जो ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो ये भी नहीं होगा। पैरालिसिस इज द राइट आंसर। पैरालिसिस के अंदर क्या होता है? मसल्स काम नहीं कर रहे होते, एक या एक से ज़्यादा मसल्स, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। सही है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी ज़बरदस्त है, और अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ द नर्व इम्पल्स। अभी हमने पढ़ा ब्रेन के अंदर अगर एक्साइटेड मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, दैट लीड्स टू द एपिलेप्सी, जिसे आप उर्दू में मिर्गी कह रहे हो, तो आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द डिसऑर्डर विच इज कॉज्ड व्हेन कोन्स कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर्स। ठीक है, अगर डिफरेंट कलर्स दिए जाए और उनके दरमियान डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पा रहा है एक बंदा, तो वो क्या है? आसान जबान के अंदर वो कलर ब्लाइंडनेस का शिकार है, तो कलर ब्लाइंडनेस इज द राइट आंसर। शॉर्ट साइटेड का मतलब है करीब का देख रहा है, मायोपिया और हाइपर मायोपिया की बात कर रहा है, हाइपरोपिया की बात कर रहा है, लॉन्ग साइटनेस और शॉर्ट साइटनेस, तो ये तो नहीं होगा, तो ये तो विजन डिसऑर्डर्स है। नाइट ब्लाइंडनेस एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर आप अंधेरे में नहीं देख रहे होते। अच्छा, ये मिसनोमर है। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब हरगिज ये नहीं कि रात में नहीं देख पाएगा बंदा, नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ये कि अंधेरे में डिम लाइट में नहीं देख पाएगा, तो आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है द फोटो सेंसिटिव सेल्स, ठीक है, फोटो सेंसिटिव सेल्स जो कि आपको रेटिना में मिलेंगे दैट आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। अब रेटिना के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, रॉड्स या कोन्स। रॉड्स वो होते हैं मेनली जो आपके पास डिम लाइट को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, तो रॉड्स इज द राइट आंसर। और ब्राइट लाइट को डिटेक्ट करने के लिए कोन्स होते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो गया। लिगामेंट तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑप्टिक डिस्क बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सो आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगले क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो कह रहा है कौन सा इनवर्टिब्रेट फाइलम है विच इज कंसिस्ट ऑफ मोस्ट अबंडेंट स्पीशी ऑन द प्लैनेट अर्थ। सबसे ज्यादा बड़ा फाइलम जिसके अंदर सबसे ज्यादा स्पीशीज है वो कौन है, वो आर्थ्रोपोडा है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल भी रिपीट हुआ है और तकरीबन पांचों पेपर के अंदर दो तरह के सवाल आए हुए। या तो ये पूछा गया है किस फाइलम के अंदर आपके पास डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है, या किस फाइलम के अंदर नर्वस सिस्टम है ही नहीं। तो यहां पे पूछ रहा है नर्वस सिस्टम नहीं है, तो पॉरीफेरा यानी कि स्पॉन्जेस के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता, जबकि डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम आपको निडेरियंस में मिलता है। सो आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे कह रहा है विच स्टेटमेंट करेक्टली आउटलाइंस द रीजन फॉर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब ये कि एक एंसेस्टर से डिफरेंट स्पीशीज आगे जाके फॉर्म हो रहे, तो दिस इज द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अब कह रहा है विच स्टेटमेंट करेक्टली आउटलाइन द रीजन, कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली बता रहा है रीजन हाइपोथेसिस ऑफ द इकाइनोडर्म्स एंड द हेमिकॉर्डेट। हेमिकॉर्डेट और इकाइनोडर्म्स के बारे में डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की जो हाइपोथेसिस है वो क्यों कही जा रही है, ठीक है। तो कह रहा है ब्लास्टोपोर फ्रॉम द माउथ फ्रॉम द एनस, सॉरी, ठीक है। तो बिल्कुल ये आपको देखने को मिलता है ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर, और इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर आते हैं। तो बात ठीक है। कह रहे दे आर बोथ इक्वेटिक। देखो ये रीजन नहीं हो सकता, क्यों? हालांकि इकाइनोडर्म एक्सक्लूसिवली मैरीन है और हेमिकॉर्डेटा में आपको इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, बट ये रीजन नहीं होगा, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा कि जिससे ये पता चले कि एक ही ऑर्गेनिज्म से आगे जाके बन रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। कह रहे दे हैव वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। भाई हमारे पास जो इकाइनोडर्म है उनके पास तो सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत अच्छा है ही नहीं, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब आपके पास ऑप्शन डी में कह रहा है दे हैव डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ये कॉर्डेट का फंक्शन है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज करेक्ट अबाउट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के बारे में क्या बात ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ आपको बायलेटरल सिमेट्री मिलेगी, रेडियल बायलेटरल दोनों मिलेगी नहीं, रेडियल सिमेट्री तो आपको निडेरियंस के अंदर देखने को मिलेगी, इनकरेक्ट हो गया। दे ऑल आर प्रोटोस्टोम्स, नहीं, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम सारे के सारे नहीं होते, इसमें भी क्लासिफिकेशन होती है। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद एंजाइम एट अदर देन एक्टिव साइट। कौन सी ऐसी चीज है जो एंजाइम के साथ इंटरैक्ट करेगी एक्टिव साइट के अलावा। सही है, तो अब हमें पता है कि ये एक साइट है, ये एक्टिव साइट है और ये एलोस्टेरिक साइट है। इसके ऊपर अब एक्टिव साइट पे अगर इनहिबिटर लगेगा तो वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होगा, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। को एंजाइम भी एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा, एक्टिवेटर भी यहीं पे बाइंड करेगा, एंड प्रोडक्ट इनहिबिटर इज द राइट आंसर। हमने पढ़ रखा है कि मेटाबॉलिक पाथवेज के अंदर एंड प्रोडक्ट आके एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करता है, जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप होता है, एंड दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द एलोस्टेरिक इनहिबिशन। सो आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एन एंजाइम कैन, एक एंजाइम क्या करता है, मेंटेन द बायोकेमिकल रिएक्शन, बात ठीक है, बट आगे पढ़ेंगे। डिक्रीज द बायोकेमिकल रिएक्शन, नहीं, ये नहीं होता। लोअर द नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज द प्राइमरी काम। जो एंजाइम का प्राइमरी काम है वो क्या है, एंजाइम का प्राइमरी काम है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। सो आंसर इज ऑप्शन सी, बी द सब्स्टिट्यूट ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। नहीं, सब्स्टिट्यूट नहीं होता, आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अ नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी। कौन सा ऐसा नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड है जो आपको एंजाइम की एक्टिविटी के लिए चाहिए होता है, दैट इज नथिंग बट द कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर बहुत आसान सी बात है, नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर होता है, तो ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ेंगे।
अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होता है जिसमें एंजाइम अपना मेजर काम कर रहा होता है, ठीक है। तो तमाम बॉडी में तमाम मौजूद एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होगा, जितना बॉडी का टेम्परेचर होता है अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है व्हाट डज द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम डू। एक्टिव साइट एंजाइम की क्या करती है, लुक लाइक अ लंप प्रोजेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन एंजाइम। नहीं, ये बात तो ठीक नहीं है, लंप की तरह तो नजर नहीं आती, तो इसका मतलब है ये इनकरेक्ट हो गया। फॉर्म नो केमिकल बॉन्ड, नहीं, गलत बात हो रही है। नेवर चेंज, एक्टिव साइट हमेशा चेंज नहीं होगी, ये गलत बात है, ठीक है। कह रहे डिटरमाइंड बाय इट्स स्ट्रक्चर द स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम, ये बात बिल्कुल ठीक है। आपके पास जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है ना, उसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ये डिसाइड करता है कि कौन सा सबस्ट्रेट आके लगेगा। दिस इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 38 जो है उसमें आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्स ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन कहते हैं डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान जो छोटे मोटे चेंजेस है ना, दे आर द वेरिएशन। तो किसी भी स्पीशी के अंदर जो वेरिएशन है उसका मेजर सोर्स क्या है, सिंपल सी बात है, म्यूटेशन है। म्यूटेशन की वजह से बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही होती है। म्यूटेशन क्या होता है, डीएनए के अंदर चेंज आना। तो म्यूटेशन इज द मेजर रीजन ऑफ द वेरिएशन। आंसर इज ऑप्शन बी, माइग्रेशन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू हार्डी वीनबर्ग थ्योरम। हार्डी वीनबर्ग थ्योरम कहता है द सम ऑफ रेसेसिव और डोमिनेंट जीन का सम यानी कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू, किसके बराबर है, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज द जीन पूल ऑफ द ट्रेट इन द पॉपुलेशन। सो आंसर इज ऑप्शन है। ये जो 1 है ना, ये क्या बताता है, जीन पूल के बारे में बताता है किसी भी ट्रेट के अंदर, किसी भी ट्रेट के लिए एक पॉपुलेशन के अंदर। सो आंसर इज ऑप्शन ए। पॉपुलेशन डेंसिटी का यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है। टोटल नंबर ऑफ हीटरोजाइगोट आप निकालते हो 2pq से, सही है। टोटल नंबर ऑफ जाइगोट्स आप निकालते हो p स्क्वायर से या q स्क्वायर से। तो इसका मतलब है आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील एट अ लोकस दैट अकर बाय चांस की बात कर रहा है। तो आपसे कह रहा है अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है बाय चांस। तो इसकी क्लासिकल एग्जांपल है जेनेटिक ड्रिफ्ट। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्यों जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात हो रही है, क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो या कोई भी ऐसी चीज हो जिसकी वजह से कोई अलील की तादाद बढ़ जाए या कम हो जाए, तो अलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। तो दिस इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। म्यूटेशन नहीं होगी। ई माइग्रेशन मतलब ऑर्गेनिजम्स का बाहर जाना, ये बाय चांस नहीं होगा। इमिग्रेशन ये भी नहीं होगा। सो आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू हार्डी वीनबर्ग थ्योरम। हार्डी वीनबर्ग थ्योरम के अकॉर्डिंग द सम ऑफ रेसेसिव होमोजाइगोट, यानी कि रेसेसिव होमोजाइगोट का मतलब ये है कि आपके पास ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, सही है। डोमिनेंट होमोजाइगोट का मतलब है पी स्क्वायर एंड हीट्रोजाइगोट यानी कि 2pq। तो अगर आप इस इक्वेशन को लिखोगे तो ये होगी पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। ये इक्वेशन बराबर होती है 1 के। सो व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1? ये 1 क्या है? ये 1 आपको क्या बताता है? दिस 1 इज द मोस्ट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी या टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। जब भी हम ये पूछते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगोट कितने हैं या रेसेसिव होमोजाइगोट कितने हैं, तो हम इस इक्वेशन को लगा रहे होते हैं। तो 1 आपको ये बताता है कि बेसिकली टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने उस पॉपुलेशन के अंदर। तो एक्यूरेटली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऊपर में आंसर था क्या? ऊपर आंसर था आपके पास, अगर आप इस क्वेश्चन की तरफ जाओगे, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ जाओगे तो आंसर था ऑप्शन ए, ठीक है। जीन पूल की बात हो रही थी क्योंकि वहां पे p प्लस क्यू था, सम ऑफ डोमिनेंट एंड सम ऑफ रेसेसिव वाली, ठीक है। वो 1 आता है तो वो जीन पूल की बात करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज मेनली प्रोवाइडेड बाय इंसेक्ट फीडिंग टू कार्निवोरस प्लांट। अब कार्निवोरस प्लांट होते तो नॉर्मली ऑटोट्रॉफिक ही हैं, बट क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है और इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो कार्निवोरस लाइफ को अडेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी कौन पूरा कर रहा होता है? इंसेक्ट पूरी कर रहा होता है। सो आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था।
क्लोरोसिस, क्लोरोसिस कहते हैं येलोइंग ऑफ द लीफ, ठीक है। लीफ नॉर्मली ग्रीन होते हैं, बट अगर वो येलो होना शुरू हो जाए तो क्या क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल की कमी हो रही है। तो क्लोरोफिल की कमी किस वजह से होगी? नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की कमी की वजह से। सो आंसर इस ऑप्शन है, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल था, इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन नंबर 44 और 45, ये एग्जैक्टली पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की लाइन है। और आपसे कह रहा है स्मॉल इंसेक्ट फॉल इनटू पिचर प्लांट, स्मॉल इंसेक्ट पिचर प्लांट के अंदर जाता है और फिर वापस बाहर नहीं आ पाता, किसकी प्रेजेंस की वजह से? क्योंकि पिचर प्लांट के अंदर स्टिफ हेयर्स मौजूद होते हैं, जो हेयर्स ना उस ऑर्गेनिज्म को पकड़ के रखते हैं, उस स्मॉल इंसेक्ट को पकड़ के रखते हैं और बाहर नहीं जाने देते। सो आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इन संड्यू द लीव्स, ठीक है। संड्यू के अंदर लीव्स के पास हेयर लाइक टेंटिकल्स होते हैं जो बेसिकली मेजर काम कर रहे होते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा वेना केवा रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ द किडनी, किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यानी कि वेन के थ्रू आ रहा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। कौन सी वेन लेकर आ रहे होगी? किडनी से आने वाली वेन का नाम है रीनल वेन, और ये रीनल वेन डायरेक्टली एंटर कर जाती है वेना केवा के अंदर। तो आपसे कह रहा है वेना केवा रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू रीनल वेन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कह रहा है विच इज इनकरेक्ट फॉर कार्डियक मसल्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है कार्डियक मसल्स के बारे में। तो कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इनमें इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, बात बिल्कुल ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका मतलब है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे स्ट्राइशंस होती है, जबकि ये लिखा हुआ है नो स्ट्राइशन, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आपसे इनकरेक्ट पूछा था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा भाई, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे कह रहा है द मीडियम थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सेल्स अकर, ठीक है। अब लेट सपोज ये आपकी ब्लड कैपिलरी और इसके अराउंड ये टिश्यू के सेल्स हैं। अब किसी भी चीज़ को अगर सेल के अंदर जाना है तो सबसे पहले वो जाएगा इस स्पेस के अंदर, जो फ्लूइड होता है दैट इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसे आप टिश्यू फ्लूइड भी कहते हो, इसके अंदर जाएगा। एंड देन यहाँ से फिर जो है वो सेल के अंदर जाएगा। सेम अगर सेल से कोई चीज़ आनी है तो पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड देन फिर आपके पास ब्लड कैपिलरी के अंदर, यानी कि ब्लड के अंदर आएगी। तो ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना, ये काम कर रहा है एक ट्रांसपोर्ट मीडियम का, एक्सचेंज मीडियम का। तो इसका मतलब ये है इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की बात कर रहा है, बिलोंग टू विच ग्रुप? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का ताल्लुक कौन से ग्रुप से? तो दे आर कीमोसिंथेटिक, ठीक है। दे आर कीमोसिंथेटिक, डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करके अपना फूड बना रहे होते हैं। नॉट फोटोसिंथेटिक, पैरासाइटिक तो बिल्कुल भी नहीं, एंड पैथोजेनिक भी नहीं होगा, सही है। सो आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, और इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द केमिकल सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन लिविंग सर्फेसिस, ठीक है। लिविंग सर्फेसिस की बात कर रहा है। अगर लिविंग सर्फेसिस पे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने से रोकना चाहते हो तो आप एंटीसेप्टिक्स का इस्तेमाल करते हो, जबकि डिसइंफेक्टेंट नॉर्मली जो है वो नॉन लिविंग सर्फेसिस को क्लीन करने के काम आती हैं, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने से बचा रही होती है। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए तो नहीं है, बी कीमोथेरेप्यूटिक्स भी नहीं हो सकता एंड वैक्सीन भी नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट हाई टेम्परेचर। अब ये सवाल रिपीट हुआ है, बट इस सवाल के अंदर जो है वो आपसे ये पूछ रहा है, और ये सवाल शायद गालिबन तीसरी दफा रिपीट हुआ है। तो आपसे ये कह रहा है कि कौन हाई टेम्परेचर में रेजिस्ट करता है, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होता। अब यहाँ पे आपका सिस्ट और स्पोर के दरमियान का जो डिफरेंस है ना, वो क्लियर होना चाहिए। देखो याद रखो कि स्पोर्स जो है वो हाई टेम्परेचर पे जिंदा रह सकते हैं, जबकि सिस्ट ऐसा नहीं करता। तो सिस्ट इसका आंसर नहीं बनेगा। नॉर्मली सिस्ट जो है वो आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिल सकता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर नॉर्मली जो है वो स्पोर्स बन रहे होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो स्पोर्स जो है वो रेजिस्टेंट टू हीट होते हैं, रेडिएशन होते हैं, केमिकल्स होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, ठीक है। मेजरली अगर मैं सिस्ट की बात करूं, दे आर रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन, डिफरेंट केमिकल से रेजिस्ट कर सकते हैं। मेजर ये चीज़ें, सेल वॉल तो नहीं होगा, एंड कैप्सूल इज अगेन नॉट द राइट आंसर। तो एग्जैक्टली इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है? स्पोर्स बनता है। तो स्पोर्स इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू रिलीज। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या रिलीज करता है? सल्फर रिलीज करता है। बहुत क्लियर क्वेश्चन है, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो 53 है ये लास्ट पेपर में भी आया था और इस पेपर में भी इन्होंने पूछा हुआ है। तो कह रहा है फॉर स्टेरलाइजेशन पर्पस, यानी कि आप डिफरेंट सर्फेसिस को स्टेरलाइज करने के लिए, वहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए एक्सरेज का इस्तेमाल करते हो। एक्सरेज क्या करता है? ये एक्सरेज फ्री रेडिकल बनाता है और ये फ्री रेडिकल डीएनए के अंदर डिफरेंट बॉन्ड्स को तोड़ रहा होता है और डीएनए को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। अब यहाँ पे ऐसा कोई जवाब है नहीं। तो जब डीएनए को डिस्ट्रॉय किया जा रहा होगा तो इसके आसपास का जो आंसर बनेगा ना वो बनेगा इनएक्टिवेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो हम इसको मार्क कर देंगे क्योंकि करीब करीब का आंसर बन रहा है। म्यूटेशन नहीं होगी, डिस्ट्रक्शन होगी, डिनेचुरेशन प्रोटीन की नहीं होगी, बैक्टीरिया टू बिकम पैथोजन नहीं भी है, ऐसा भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहे हैं इफ द स्पर्म आर टू वीक टू फर्टिलाइज द एग, अगर स्पर्म किसी भी वजह से एग को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा, विच ऑफ द प्रोसीजर कैन बी यूज टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी। अब इस इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा? आईवीएफ टेक्निक, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर हम आर्टिफिशियली स्पर्म और ओवम को मीट करवा रहे होते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है व्हेन प्यूबर्टी इज अचीव्ड इन गर्ल्स। ठीक है, अब प्यूबर्टी नॉर्मली गर्ल्स के अंदर 9 से लेकर 12 साल के दरमियान आ रही होती है। उसके बहुत सारे साइंस होते हैं, प्यूबिक हेयर की ग्रोथ, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, जेनाइटल्स की ग्रोथ। ये मेजर जो है वो आपको प्यूबिक ये मेजर प्यूबर्टी के टाइम की चीज़ें आपको देखने को मिल रही होती है। तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर इन देम बट नॉट इन बॉयज। ठीक है, जो गर्ल्स में होगी बॉयज में नहीं होगी। तो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन द स्किन, ये आपको गर्ल्स के अंदर देखने को मिलेगी बट बॉयज में नहीं देखने को मिलेगी। दोनों के अंदर हेयर ग्रोथ तो होती है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। प्यूबिक हेयर ग्रोथ दोनों के अंदर होती है। ठीक है, मिनार्की सिर्फ खवातीन के अंदर, फीमेल्स के अंदर देखने को मिलेगी। मिनार्की इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल लॉस। ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल लॉस को आप मिनार्की कहते हो। और मीनोपॉज क्या होता है? जब फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है। ठीक है, हैवीनेस ऑफ वॉइस आपको मेल्स में देखने को मिलेगी, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपसे ये पूछा है कौन सी चीज खवातीन यानी कि गर्ल्स में होगी बट बॉयज में नहीं होगी, तो मिनार्की मेंस्ट्रुअल साइकिल बॉयज में पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर एट प्यूबर्टी इन बॉयज। बॉयज में क्या होगा? ओव्यूलेशन बॉयज में होगी, ओवम तो बॉयज में है ही नहीं भाई, कहाँ से आ गया? तो ये इनकरेक्ट हो गया। प्यूबिक हेयर ग्रोथ होगी। ठीक है, हिप ब्रॉडन, हिप ब्रॉड जो होगा वो फीमेल्स में देखने को मिलेगा, मेल्स में नहीं होता, ताकि लेबर का प्रोसेस आराम से हो जाए। तो ये तो इनकरेक्ट हो जाता है। मिनार्की भी नहीं होगा, तो प्यूबिक हेयर ग्रोथ इज द अप्रोप्रिएट आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आपसे कह रहा है GnRH यानी कि गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होगा? तो हमें पता है GnRH जो है वो आपका हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा होता है, तो हाइपोथैलेमस इज द राइट आंसर। गोनेडोट्रोफिन रिलीज होते हैं पिट्यूटरी से, इनकरेक्ट हो गया। थायराइड नहीं होगा, पैराथायराइड भी नहीं होगा। सो आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी। ओवम का ओवरी से निकलना क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन। आसान जबान में लैक्टेशन नहीं होता, वो तो मिल्क रिलेटेड होता है। प्लासेंटेशन नहीं, मेंस्ट्रुएशन इज द फीमेल मेंस्ट्रुअल लॉस। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन उसे आप कहोगे, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेपरेशन पॉइंट बिटवीन टू सार्कोमेयर। ये एक सार्कोमेयर है, सही है, ये दूसरा सार्कोमेयर है। इनके दरमियान ये जो सेपरेशन पॉइंट है ये क्या है? जेड लाइन। ठीक है, तो जेड लाइन सार्कोमेयर के दरमियान जो है वो सेपरेशन का काम करिए। जेड लाइन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं मेनी सार्कोमेयर प्लेस्ड एंड टू एंड टू फॉर्म। अब होता क्या है? सार्कोमेयर मिलेंगे तो मायोफिब्रिल बनेगा, मायोफिब्रिल मिलेंगे तो मसल फाइबर बनेगा जो कि मसल सेल है, एंड देन अल्टीमेटली मसल। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी, मायोफिब्रिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कार्डियक मसल्स आर द मसल्स ऑफ। इससे आसान सवाल क्या होगा? कार्डियक मतलब हार्ट, तो कार्डियक मसल्स किसके मसल्स है? हार्ट के मसल्स है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। तो 62 क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल की कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है, कह रहा है मेड अप ऑफ अनस्ट्राइटेड, ये अनस्ट्राइटेड लिखा है, एंड ब्रांच सेल नहीं,
कार्डियक मसल स्ट्राइटेड होता है तो ये इनकरेक्ट हो गया। वॉलंटरी इनएक्शन, आप कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो दिल कंट्रोल में कैसे है भाई, दिल तो कंट्रोल में होता ही नहीं है, इसका मतलब है ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी में कह रहा है सेल्फ एक्साइटेटरी और मायोजेनिक, यस, हार्ट खुद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो ऑप्शन सी हो गया। स्ट्राइटेड होता है एंड अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड नहीं ब्रांच्ड होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट, ट्रेट की फिजिकल अपीयरेंस जो हमें नजर आती है दैट इज द फिनोटाइप, ठीक है। जीनोटाइप क्या होता है, जो जेनेटिकल अपीयरेंस होती है, तो फिनोटाइप इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहे होमोजाइगस डोमिनेंट, तो डोमिनेंट को आप कैसे लिखते हो, कैपिटल लेटर से, सिंपल। होमोजाइगस डोमिनेंट इज कैपिटल ए कैपिटल ए, तो इसको आप कैपिटल लेटर से लिखते हो, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। कह रहे द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन इज कॉल्ड, देखो जीन की जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती है ना दैट इज द अलील, अलील, तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ अलील, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं अ मैन रिसीव हिज एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम, अब हमें पता है एक मर्द में एक्स वाई क्रोमोसोम होता है और वाई क्रोमोसोम जो फादर से आता है, तो एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आएगा, आसान जबान में मदर से आएगा, सिंपल, तो मदर से आ गया। अच्छा, अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल में एक्स एक्स होता है, एक एक्स फादर से आएगा, एक एक्स मदर से आएगा, तो कौन सा एक्स कहाँ से आ रहा है, ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे मेल की बात करी थी तो हमने मेल की बात यहाँ पे कर ली, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल टर्म फॉर द जीनोटाइप, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। इस जीनोटाइप के लिए आप क्या कहोगे, तो कैपिटल ए स्मॉल ए का मतलब है हेटेरोजाइगस, कैपिटल बी स्मॉल बी का मतलब है हेटेरोजाइगस, बट यहाँ पे एक डोमिनेंट दूसरे के ऊपर, तो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट इज द राइट आंसर, ठीक है। होमोजाइगस क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट होता तो ये ऐसा होता, ठीक है, तो heterozygous dominant is the right answer। आगे बढ़ेंगे। अब दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में कह रहा है अ डिजीज्ड मैन, एक डिजीज मैन है, समझो ये, ठीक है। मैरीज अ नॉर्मल वुमेन, एक नॉर्मल वुमेन से उसकी शादी हुई है, एक नॉर्मल खातून से उसकी शादी हुई है। कह रहा है दे हैव 5 डॉटर्स, उनकी 5 डॉटर्स हैं, 5 बेटियां हैं, एंड 3 सन्स, ठीक है, 3 मर्द हजरात हैं, 3 मर्द औलादे हैं। कह रहा है ऑल द डॉटर्स वर डिजीज, ठीक है, तमाम जो डॉटर्स हैं वो क्या है, डिजीज्ड हैं, और तमाम लड़के जो है वो ठीक ठाक हट्टे कट्टे हैं। कह रहा है द जीन ऑफ दिस डिजीज इज, ठीक है, ये जीन ये जो आपको जीन नजर आ रहा है इस डिजीज का, ये क्या है, देखो ये ऑटोजोमल तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऑटोजोमल होता तो दोनों के अंदर प्रोबेबिलिटी इक्वल होती, बट यहाँ पे फीमेल्स में ज्यादा आपको डिजीज नजर आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, मेल नॉर्मल है, इसका मतलब है मेल इस कंडीशन के अंदर है। अब मेल इस कंडीशन के अंदर है तो मेल में वाई क्रोमोसोम तो फादर से आता है, तो फादर के अंदर तो डिजीज है ही नहीं, सही है, मतलब फादर में तो वाई क्रोमोसोम पे डिजीज है ही नहीं, वाई क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ, वैसे तो वो डिजीज ही है, बट वाई क्रोमोसोम पे डिजीज नहीं है। अब ये एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आया, मदर से आया, सही है, इसका मतलब है कि इस कंडीशन के अंदर तो सन नॉर्मल है, बट तमाम की तमाम जो फीमेल्स हैं वो डिजीज है। अब एक एक्स क्रोमोसोम उनके पास फादर से आएगा, यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम फादर से ये वाला आएगा, और अगर मदर नॉर्मल भी थी तब भी ये सिंपल क्रोमोसोम आएगा एक्स वाला, सही है। अब क्या ये रहा है कि तमाम जो फीमेल्स हैं वो डिजीज है, इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन पे डिजीज शो हो रहा है, तो अगर एक भी आपके पास एक्स क्रोमोसोम डिजीज आ गया और डिजीज शो हो रहा है, तो इसका मतलब है ये कौन सा डिजीज है, एक्स लिंक डोमिनेंट है, क्योंकि एक भी अगर आपके पास एक्स जो है वो डिजीज आ गया तो वो दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा एंड अल्टीमेटली डिजीज हो जाएगा। सो आंसर इज ऑप्शन ए। यहाँ पे आके हमारा पीएमसी एमडी कैट 2022 का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 5 कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।